मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एनालाइज स्टैटिक जीके। आज है 19 मई 2021। आज हम करंट अफेयर के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। उसके साथ साथ स्टैटिक के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे जो आपने ना आज तक कभी ऐसे देखा होगा न पढ़ा होगा। और उसके साथ साथ हम आपके लिए लास्ट में करंट अफेयर के ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कन्फर्मली आपको 1 से 2 नंबर कन्फर्मली हर परीक्षा में दिला कर आएंगे। आप कोई भी परीक्षा दे लो, यूपीएससी, एसएससी, एसआई या यूपीपी, कोई भी, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, कोई भी एग्जाम दे के देख लेना है, 1 नंबर आपका कन्फर्म आज के सेशन से है। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ आज के पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न, विश्व रक्तदाब दिवस कौन सा? विश्व रक्तदाब दिवस कब मनाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 1 मई, ऑप्शन नंबर बी 8 मई, ऑप्शन नंबर सी 12 मई और ऑप्शन नंबर डी 17 मई। तो इसमें सही कौन सा होगा दोस्तों? इसमें सही कौन सा होगा? 17 मई। 17 मई को मनाते हैं विश्व रक्तदाब दिवस। कौन सा? विश्व रक्तदाब दिवस। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं, बाकी ऑप्शनों को डिस्कस कर लेते हैं। 1 मई को क्या मनाते हैं? 1 मई को है विश्व श्रमिक दिवस। कौन सा? विश्व श्रमिक दिवस। ठीक है, ध्यान करिएगा। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस, 8 मई को रेड क्रॉस, 8 मई को रेड क्रॉस, 12 मई को क्या है? 12 मई को नर्स डे। ठीक है, 12 मई को नर्स डे। 1 मई विश्व श्रमिक दिवस, 8 मई रेड क्रॉस, 12 मई नर्स दिवस और 17 मई को विश्व रक्तदाब दिवस। तो रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई? 1863 में। कब हुई? 1863 में। मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। हम लोगों ने कल 9 मुख्यालय पढ़े थे। चलिए उसके ट्रिक को रिवाइज कर लेते हैं। उसका ट्रिक क्या है? 63-65, 1863, 1865, तो हम लोग 18 हटा दे रहे हैं। फिर उसके बाद 1919, 19, 45, 48, 50, 64, 67 और 95। इसी के साथ दोस्तों हम लोगों ने इसका ट्रिक भी रिवाइज कर लिया। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में। कहाँ पर मुख्यालय है? जिनेवा में। इसकी स्थापना किसने की? हेनरी ड्यूडेंट ने। और हेनरी ड्यूडेंट को शांति का नोबेल कब मिला? हेनरी ड्यूडेंट को शांति का नोबेल 1901 में मिला। तो दोस्तों अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, कोरोना मुक्त पिंड। कौन सा? कोरोना मुक्त पिंड अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी पंजाब और ऑप्शन नंबर डी झारखंड। तो किसने शुरू किया है? पंजाब में। ठीक है, पंजाब में कोरोना मुक्त पिंड। इसका मतलब है कि जो पंजाब का क्षेत्र है उसमें कोरोना के संक्रमण को खत्म करने के लिए कोरोना मुक्त पिंड अभियान शुरू किया। ठीक है, तो ये तो हो गया पंजाब के बारे में। पंजाब ने इसको शुरू किया है, लेकिन क्या इससे हम लोग काम चलेगा? नहीं, हम लोग को ऑप्शन डिस्कस भी करना पड़ेगा। तो दिल्ली ने कौन सा शुरू किया था? हाल ही में दिल्ली ने कौन सा? कोविवैन किसने शुरू किया? दिल्ली ने। हिमाचल प्रदेश ने टेलीमेडिसिन, आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन। ठीक है, टेलीमेडिसिन किसने शुरू किया? आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने। और झारखंड ने संजीवनी वाहन ट्रक। कौन सा? संजीवनी वाहन ट्रक। ठीक है, अच्छा, इस सभी का उद्देश्य एक ही है, कोरोना के संक्रमित व्यक्तियों की मदद करना। इसका उद्देश्य था ऑक्सीजन को पहुंचाना। इसका उद्देश्य है आयुर्वेदिक तरीके से कोरोना के संक्रमण को खत्म करना। इसका भी उद्देश्य था कि संक्रमित व्यक्ति को अच्छे से अच्छे व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। और पंजाब ने शुरू ही कर दिया है कोरोना मुक्त पिंड अभियान। इसी के साथ चलेंगे अगले प्रश्न पे। चलने से पहले एक आध और बातें ध्यान कर लेना। रोको टोको अभियान किसका था? मध्य प्रदेश सरकार का। उसके बाद मुख्यमंत्री कोरोना मुक्त उपचार किस राज्य का था? मध्य प्रदेश का। उसके बाद कोविड-19 स्वास्थ्य बीमा योजना किसकी थी? गोवा सरकार की। तो इसके अगले प्रश्न पे चलने से पहले हम आपसे एक ही बात कहेंगे जो हम आपके लिए पर डे कहते हैं। आपके और आपके माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए
आपके और आपके माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए कोई फरिश्ता नहीं आएगा। सपना आपका है, पूरा आपको करना है, मेहनत भी आपको करनी है। आप ये सोच के चलो कि इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, हमेशा यही सोच के चलना। क्योंकि अगर आपके माइंड में 1% भी रह गया कि चलो यार इस बार नहीं अगली बार, तो कन्फर्मली आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। ये आप सोच के चलना कि हमको इसके बाद हमको देखना नहीं है, हम बस इस बार में सिलेक्शन हमको लेना है। इसी के साथ आप प्रत्येक पॉइंट को ध्यान से पढ़ना है और इसमें जो एक्स्ट्रा नॉलेज बताया जाता है इसको नोट करना, करंट अफेयर को भी नोट कर लेना। उससे आपको कंपटीशन में फाइट करने में आसानी होगी। चलिए चलते हैं इसके साथ अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट, इस साल का किसे इंटरनेशनल इनविजिबल पुरस्कार मिला है? कौन सा इंटरनेशनल इनविजिबल पुरस्कार किसको मिला है? ऑप्शन नंबर ए गीतांजलि राव, ऑप्शन नंबर बी रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर शकुंतला और ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह और ऑप्शन नंबर डी इनमें नहीं। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा? किसको मिला है इंटरनेशनल इनविजिबल पुरस्कार? किसको? रमेश पोखरियाल को। ठीक है, रमेश पोखरियाल क्या है? शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, ये भी ध्यान करिएगा, रमेश पोखरियाल शिक्षा मंत्री। ठीक है, रमेश पोखरियाल शिक्षा मंत्री हैं। ऑप्शन नंबर ए गीतांजलि राव, हमने आपको बार बार रिवाइज करा रहे हैं क्योंकि किड्स ऑफ द ईयर परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है और प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है किसी न किसी शिफ्ट में। तो गीतांजलि राव को किड्स ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह, इनको वर्ल्ड फूड प्राइज, कौन सा? वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया है। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्राइज डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को, जिसको विश्व खाद्य पुरस्कार भी कहते हैं। इससे पहले किसको मिला था? रतन लाल, रत्नों के लाल रतन लाल को मिला था। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। एम एस नरसिम्हा कौन है? एम एस नरसिम्हा बहुत ही महान व्यक्ति थे। कौन? एम एस नरसिम्हा, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो ये क्या थे? इनका संबंध किस? एम एस नरसिम्हा का संबंध है जिनका निधन हो गया। एम एस नरसिम्हा का संबंध किस चीज से है? गणितज्ञ, राजनीतिज्ञ, पत्रकारिता और इनमें नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? एम एस नरसिम्हा क्या थे? एक बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे। क्या थे? बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे, जिन्होंने ये तो मान लीजिए एम एस नरसिम्हा बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे, इनकी मृत्यु हो चुकी है। गणित का नोबेल, इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर हम आपके लिए लिख रहे हैं एबेल। कौन सा? एबेल पुरस्कार। ठीक है, वो क्या कहते हैं? गणित का नोबेल। गणित का नोबेल एबेल पुरस्कार को कहते हैं। और आर्किटेक्चर प्रित्जकर, कौन सा? प्रित्जकर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? आर्किटेक्चर का नोबेल। आर्किटेक्चर का नोबेल किसको कहते हैं? प्रित्जकर को। एबेल पुरस्कार, गणित का नोबेल। ठीक है, तो इसी के साथ अगले ऑप्शन पर चलते हैं। राजनीतिज्ञ हाल ही में कौन थे? के आर गौरी अम्मा। के आर कौन? के आर गौरी अम्मा। ठीक है, के आर गौरी अम्मा। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी राजनीतिज्ञ थी जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। के आर गौरी अम्मा जो बहुत ही बड़ी गणितज्ञ थी, इनकी भी और राजनीतिज्ञ थी, उनकी भी मृत्यु हो गई है। पत्रकारिता में किसको मिला था? मारिया रेस। किसको? मारिया रेस जो थी, इनको गिल्मो कैनो वर्ल्ड पत्रकारिता फाइट पुरस्कार मिला। ठीक है, गिल्मो कैनो वर्ल्ड पत्रकारिता पुरस्कार मिला था। किसको? मारिया रेस को। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलने से पहले 9वां और 10वां क्वेश्चन ऐसा है जो 101% गारंटी के साथ कि आपके एग्जाम में आएगा। ये मान के चलिए कि अगर आपके एक दिन में 2 शिफ्ट का पेपर हो रहा है, दोनों में से किसी न किसी में कन्फर्मली आएगा। अब आप ऊपर वाले से शुक्रिया करिएगा कि आपका क्वेश्चन आपके लिए है। चलिए चलते हैं आज के 5वें क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन,
ग्लोरी ऑफ इंडिया पुरस्कार हाल ही में किसे मिला है? कौन सा? ग्लोरी ऑफ इंडिया पुरस्कार हाल ही में किसे मिला है? ऑप्शन ए राफेल नडाल, ऑप्शन बी नाओमी ओसाका, ऑप्शन सी अनुपम खेर और ऑप्शन डी है खुशहाल कौशिक। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, खुशहाल कौशिक को मिला है ग्लोरी ऑफ इंडिया पुरस्कार। ठीक है, तो बाकी ऑप्शनों की तरफ देख लेते हैं। राफेल नडाल और नाओमी ओसाका को कौन सा मिला था? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट। ठीक है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट मैन का पुरस्कार, मैन ऑफ द ईयर राफेल नडाल और वुमेन ऑफ द ईयर कौन थी? नाओमी ओसाका। और अनुपम खेर को न्यूयॉर्क इंटरनेशनल सिटी फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार मिला था। कौन सा? न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार। ठीक है, तो आइए चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, कोरोना के मरीजों के लिए आयुष घर द्वार योजना कहाँ की है? तो ये योजना कहाँ पे चलाई गई? आखिर ये चलाई क्यों गए? आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना के जो मरीज हो रहे हैं उनके लिए जो भेदभाव बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर कोरोना कोई मरीज निकल जा रहा है तो उनसे छुआछूत हो रहा है। उनके इस तकलीफ को दूर करने के लिए किसने? हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये योजना चलाई है। ठीक है, तो कहाँ की चलाई गई है? हिमाचल प्रदेश ने, जिसमें उनको वैक्सीनेशन की सुविधा देना, दवा मेडिसिन की सुविधा देना, उसके साथ उनके सेहत का ख्याल रखना, उनके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करना। तो आइए इसके साथ साथ हम लोग बाकी ऑप्शनों को डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हम लोग को पेपर को फाइट करने में बहुत ज्यादा योगदान रहेगा। तो गोवा में कौन सी चली थी? गोवा में कौन सी योजना चली थी? कोविड-19 स्वास्थ्य बीमा योजना। कौन सी? कोविड-19 स्वास्थ्य बीमा योजना। मध्य प्रदेश में रोको टोको योजना एनटीपीसी का जो हाल ही में एग्जाम हुआ था उसमें कई बार पूछी जा चुकी है कि रोको टोको योजना चलाई कहाँ की गई थी। इसके तहत जो व्यक्ति बिना मास्क लगाए पकड़ा जाता था, उसको पुलिस, वहां के प्रशासन पुलिस के द्वारा उसको मास्क मुहैया कराया जाता था उचित दाम में। और दूसरा, मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना भी चलाई गई है। ठीक है, उत्तराखंड में कौन सी योजना चलाई गई है? उत्तराखंड में मिशन हौसला। कौन सा? मिशन हौसला। वहां के प्रशासन के द्वारा मिशन हौसला चलाया गया। ठीक है, और एक बात और नोट करिएगा उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड में पहला लाइकेन पार्क खोला गया। कौन सा? इसको नोट कर देते हैं, लाइकेन पार्क। ठीक है, लाइकेन पार्क कहां पे खुला है? उत्तराखंड में। और प्रथम वन संरक्षण केंद्र, भारत का फर्स्ट वन संरक्षण केंद्र। ठीक है, वन संरक्षण केंद्र कहां पे है? उत्तराखंड में। तो दोनों बात नोट करिएगा। तो हम लोगों ने ये प्रश्न डिस्कस कर लिया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। विश्व बैंक द्वारा, किसके द्वारा? विश्व बैंक द्वारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ में शीर्ष पर कौन है? किसमें? माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। अच्छा, ये है क्या? माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के तहत विदेशों से पैसा, कहां से? विदेशों से पैसा किस देश में ज्यादा आया है, उसमें प्रथम स्थान पर कौन है? प्रथम स्थान पर अपना देश भारत है। कौन है? भारत में विदेशों से सबसे ज्यादा पैसा आया। अच्छा, सबसे ज्यादा आया वो भी किस देश से आया है? किससे? अमेरिका से सबसे ज्यादा पैसा आया है। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ में भारत फर्स्ट पर है, सेकेंड पर चाइना है। कौन है? सेकेंड पर चीन है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके बारे में जान लिया। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात ने होप मिशन लॉन्च किया था। कौन सा? यूएई ने होप मिशन लॉन्च किया था। ठीक है, जिसको मंगल ग्रह पे पहुंचाया गया, जो सफलतापूर्वक पहली बार में पहुंच गया। चीन का कौन सा था? ताइवेन फर्स्ट था। इसका रोवर सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पे उतर चुका है। पहला देश किसका था? कौन सा था जिसका रोवर उतरा था? अमेरिका का। ठीक है, दूसरा बन गया है
ताइवेन फर्स्ट का रोवर उतर चुका है। इसी के साथ और भारत का था मंगलयान जो 2013 में लॉन्च हुआ और 2014 में पहुंच गया। उसके किस रॉकेट से भेजा गया? PSLV C-25। किससे? PSLV C-25 से, ठीक है। और भारत पहला विश्व का ऐसा देश था जिसने पहली बार में मंगल ग्रह पे अपना कदम रखा। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, UEFA विमेन्स चैंपियन लीग में किसने जीता है? तो किसने जीता है? बार्सिलोना ने। बार्सिलोना ने पहली बार जीता है, ठीक है। और इससे पूर्व किसने जीता था? लियोन ने 7 बार। कितनी बार? 7 बार जीता था लियोन ने। इसका सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलने से पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो पहले आप सूर्य की तरह तपना सीख जाओ। अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो पहले आप सूर्य की तरह तपना सीखो। अगर आपको हीरे की तरह चमकना है तो पहले हीरे की तरह रगड़ खाना सीखो। उसके बाद आप देखो आपकी कामयाबी आपका कदम चूमेगी। आइए चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पे। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। ये प्रश्न जो है आपके परीक्षा को फाड़ के रख देंगे। आप इसको लर्न करने के बाद आप परीक्षा को एकदम फाड़ के रख दोगे। इसलिए चलिए चलते हैं आज के महत्वपूर्ण बिंदु पर। पहला प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण है इसको आप जरूर से जरूर याद करिएगा। 10वां इटालियन ओपन खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन ए राफेल नडाल, ऑप्शन बी रोजर फेडरर, ऑप्शन सी ईगा स्वेटेग और उसके बाद ऑप्शन डी इनमें नहीं। इसका सही कौन सा हो जाएगा? राफेल नडाल ने इटालियन ओपन खिताब जीता है, ठीक है। किसने जीता है? इटालियन ओपन खिताब। अच्छे राफेल नडाल आया। राफेल नडाल ने एक और खिताब जीता था, कौन सा? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर। और वुमेन ऑफ द ईयर किसको चुना गया था? नाओमी ओसाका को, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। रोजर फेडरर के नाम से स्विट्जरलैंड में, कहां पर? स्विट्जरलैंड में क्या चलता है? सिक्का चलता है। तो आपने गाना सुना होगा, अपने नाम मेरे नाम का सिक्का चलता है, वही वाला रोजर फेडरर के नाम पे कहां चलता है सिक्का? स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो ध्यान करिएगा। उसके बाद ईगा स्वेटेग ये राफेल नडाल तो पुरुष वर्ग में जीते हैं, पुरुष वर्ग में राफेल नडाल, ठीक है। तो महिला वर्ग में जीती है कौन? ईगा स्वेटेग ने इटालियन ओपन खिताब जीता है। उसके बाद चलते हैं आज के करंट अफेयर के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे। चलिए चलते हैं 69वां मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? 69वां मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए सुष्मिता सेन, ऑप्शन बी लारा दत्ता, ऑप्शन डी एंडिया मेजा और ऑप्शन डी जोजीबिनी टुंज। तो इसका सही कौन सा हो जाएगा? 69वां मिस यूनिवर्स खिताब किसने जीता है? एंडिया मेजा ने, ठीक है। एंडिया मेजा ने। इससे पूर्व विजेता कौन थी? इन्होंने तो 2021 में जीता है। कब? 2021 में। तो 2020 में कौन थी? 2020 में इसका आयोजन नहीं हुआ, 2019 में जीती थी, ठीक है। 2019 में जीती थी। तो सबसे एक पॉइंट और नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिएगा। सबसे लंबे समय तक कौन था मिस यूनिवर्स? जोजिबिनी टुंज। तो भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन थी? सुष्मिता सेन। कौन थी? सुष्मिता सेन फर्स्ट, ठीक है। कब थी? 1994 में बनी थी। 1994 में सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला। और दूसरी भारतीय महिला कौन थी? लारा दत्ता। कब बनी? सन 2000 में, ठीक है। सन 2000 में लारा दत्ता और 1994 में सुष्मिता सेन प्रथम भारतीय महिला। तो अब इसके बाद चलेंगे परीक्षा को एकदम फाड़ के रख देने वाले स्टैटिक जीके के टॉप 10 क्वेश्चनों पर। आइए चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। आप एक चीज अपने दिमाग में बैठा लो कि अगर आप पर डे कम से कम 10 क्वेश्चन अगर लर्न करते हो, 10 क्वेश्चन अगर याद कर लेते हो,
10 दिन में आप कितने याद करोगे? 100 क्वेश्चन, एक महीने में 300, और वो कहने के लिए होगा 30 दिन में 300, कहने के लिए 300 होगा, लेकिन आपको 1000 क्वेश्चन याद हो चुके होंगे। कितने? अगर एक महीने में आप 1000 याद कर रहे हो, अगले महीने में आपका डोज बढ़ जाएगा, आपको लर्न करने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, अगले महीने में आप 2 से 3000 याद कर जाओगे। और उसके बाद जो आप स्टैटिक का 2 से 3000 याद कर जाओगे, तो कोई भी एग्जाम, अगर 25 नंबर का एग्जाम है, उसमें से आप केवल स्टैटिक से 15 क्वेश्चन मार के आओगे। कितना? 15 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन मारोगे करंट से, कितना हो गया? 20। और उसके बाद तो बाकी तो सब्जेक्ट चल रहा है उसमें थोड़ा थोड़ा करके, अगर 1 या 2 क्वेश्चन उसमें मार लिया तो 22 या 23 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। 22 या 23 क्वेश्चन, ठीक है, 22 या 23। आपको कंपटीशन से कोई बाहर नहीं कर सकता। जीके के पार्ट में इतना मारना मामूली बात नहीं है, ठीक है। आइए, मैंने जो ये बताया इसको ध्यान करिएगा। इसी के साथ हम लोग चलते हैं आज के स्टडी जीके के पहले क्वेश्चन पे। नई शिक्षा नीति किस समिति के सिफारिश पर आई? तो नई शिक्षा नीति किस समिति की सिफारिश पर आई है? किसके? कस्तूरी रंगन समिति का। किसके? कस्तूरी, ठीक है, कस्तूरी रंगन समिति के, ठीक है। कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर कौन सी आई? नई शिक्षा नीति। इससे पहले की शिक्षा नीति कब आई थी? 1986 में। कब? 1986 में, ठीक है। पुरानी शिक्षा नीति कब आई थी? 1986 में। एक पॉइंट और नोट करना तो नोट कर लीजिएगा, शिक्षा का मैग्ना कार्टा। किसका? शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? वुड डिस्पेच को। किसको? वुड डिस्पेच को क्या कहते हैं? शिक्षा का मैग्ना कार्टा। 1954 में डलहौजी के समय वुड डिस्पेच ने शिक्षा के लिए जोड़ दिया, ठीक है, इसीलिए इनको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा स्थान है कहाँ? मैग्ना कार्टा ब्रिटेन का एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। तो हम लोगों ने क्या क्या इसमें जाना हम लोगों ने नई शिक्षा नीति नई शिक्षा नीति की शुरुआत किस समिति के सिफारिश पर हुई? कस्तूरी रंगन समिति। किसके स्थान पर हुई? पुरानी शिक्षा नीति के स्थान पर। पुरानी शिक्षा नीति कब आई? 1986 में। नई शिक्षा नीति तो आ गई किसके सिफारिश पर? कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पर। शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पेच को कहते हैं। किसको कहते हैं? वुड डिस्पेच को, ठीक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम। नोट कर लीजिएगा, ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या है? शिक्षा मंत्रालय, जिसके अध्यक्ष शिक्षा मंत्री कौन है इस समय? रमेश पोखरियाल। कौन है? रमेश पोखरियाल, ठीक है। तो नई शिक्षा मंत्रालय का पुराना नाम क्या था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगर ऑप्शन में दे दे कि शिक्षा मंत्रालय का पूर्व नाम क्या था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। चलिए चलते हैं इसी के साथ एस्किमो क्या होता है? आप लोगों ने मूवी में या कहीं पर भी देखा होगा कि बर्फ के कुछ इस तरह घर बने होते हैं, इसको क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्लू। इसके अंदर ये बर्फ के ऊपर से घर बने होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जहाँ पे बर्फ बहुत ज्यादा गिरती है, जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में चलता है, -10-15 डिग्री पे चलता है, वहां पे इग्लू का प्रयोग किया जाता है, जिसको एस्किमो कहते हैं। एस्किमो क्या कहते हैं? इग्लू, ठीक है। ये मैं जितना प्रश्न बता रहा हूं सारे के सारे एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं, ध्यान करिएगा, सारे के सारे एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं। और ये मत भूलिएगा कि केवल एनटीपीसी में, अन्य परीक्षाओं में भी यही सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि स्टैटिक बदलता नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं कि आप यूपी का पेपर दो, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, सबका पेपर दो, स्टैटिक वही रहता है, करंट वही रहता है, बस बदलता क्या है? उस स्टेट का करंट, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, हम लोगों ने जान लिया एस्किमो क्या कहते हैं? इग्लू, ठीक है।
आइए चलते हैं मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किसे है? वैक्सीनेशन, टीकाकरण से। जैसे इस समय कोरोना का टीका चल रहा है ना, उसी तरह शिशुओं को 0 से 6 वर्ष के बच्चों को टीकाकरण के लिए, किसका टीकाकरण, टीकाकरण, ठीक है, के लिए कौन सा मिशन चलाया गया था? मिशन इंद्रधनुष। और केवल अगर इंद्रधनुष दे दे, ठीक है, केवल अगर इंद्रधनुष दे दे, इंद्रधनुष, तो इसका संबंध किससे है? बैंकिंग से। किससे है? बैंकिंग, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होएगा। केवल इंद्रधनुष दे तो बैंकिंग से, और मिशन इंद्रधनुष दे दे, मिशन उस जिसमें लगा दे उसमें टीकाकरण, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं स्टैटिक जीके के अगले पॉइंट पर। चलिए चलते हैं आज के अन्य टॉप 6 क्वेश्चनों पे। हम लोगों ने 4 क्वेश्चन देख लिए, अब आखिरी 6 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके परीक्षा को एकदम फाड़ के रख देगा। आपको परीक्षा को फाड़ना है तो एक एक बात को नोट करिएगा, और प्रत्येक बात को, जैसे कि आप दवा लेते हो सुबह दोपहर शाम, उसी तरह इसको भी सुबह दोपहर शाम लो। आप 6 महीने लेकर देखो, 6 महीने बाद आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमको देखने की, ठीक है। आइए चलते हैं, जल दिवस कब मनाते हैं? जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को, ठीक है, 22 मार्च को मनाते हैं जल दिवस। ये तो हो गया, क्या हम लोग का इससे काम चलेगा? नहीं। चलिए इसके बाद हम लोग जान लेते हैं 22 अप्रैल, 22 अप्रैल, ठीक है, 22 अप्रैल क्या है? पृथ्वी दिवस, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण दिवस 22 मई, वन्य जीव संरक्षण दिवस। वन्य जीव संरक्षण दिवस कब है? 22 मई। जल दिवस 22 मार्च, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई वन्य जीव संरक्षण दिवस। आइए चलते हैं इसी के साथ अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये एक एक पॉइंट जो है आपके परीक्षा को एकदम नस्ते नाबूद करके आपके परीक्षा को फाड़ के रख देगा। चलिए चलते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पर। कब लागू हुआ? 1972 को, ठीक है, 1972 को लागू हुआ क्या? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, अब वन्य हटा दो, ठीक है, वन्य में से जीव हटा दो, तो वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण, कब? वन संरक्षण कब आया? 72 में 8 साल जोड़ दो, 72 में 8 साल जोड़ दो, कब आया? 1980 को। 1980 को वन संरक्षण, 1972 को वन्य जीव संरक्षण। तो उसके बाद क्या होगा? अरे वन जीव बन गए, फिर उसके वन बना, उसके बाद भाई अब वन जीव है, उसमें में वन को बचाना पड़ रहा है, तो वन के बचाने के साथ साथ क्या होगा? पर्यावरण को भी बचाना पड़ेगा। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण दिवस, ठीक है। तो आइए इसी के साथ चलते हैं अब हम लोग अगले पॉइंट पर। देश बंधु के नाम से किसको जानता है? देश बंधु के नाम से CR दास। किसको? CR दास को, ठीक है, CR दास को किसके नाम जाना जाता है? देश बंधु। देश बंधु के नाम से CR दास को 1923 में देश बंधु CR दास ने 1923 में किसकी स्थापना की? स्वराज पार्टी, ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी 1923 में CR दास ने। इनको देश बंधु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। स्वराज पार्टी ने तो देश बंधु, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? CR दास ने। इनको किसके नाम से जाना जाए? देश बंधु के नाम से, देश बंधु। लेकिन अगर पूछ दे दीन बंधु, कौन? दीन बंधु, ठीक है, दीन बंधु किसको जानता है? CF एंड्रूज,
किसको? CF एंड्रूज, ठीक है। CF एंड्रूज को किसके नाम से जाता है? दीनबंधु, देशबंधु CR दास, जिन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। वन्य जीव संरक्षण नियम, वन जीव संरक्षण नियम 72, वन संरक्षण नियम 1980 और पर्यावरण संरक्षण नियम 1986। 72, 80, 86, 72, 80, 86, वन जीव, वन और पर्यावरण, ठीक है। उसके बाद 22 मार्च, 22 सब में है, ठीक है। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को वन्य जीव दिवस, ठीक है। आइए चलते हैं इसी के बाद संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा क्या है। हमने आपके लिए ट्रिक बताया था, क्या बताया था? एक ही ट्रिक है, क्या है? रूसा फेस, ठीक है। रूसा फेस, इसकी आधिकारिक भाषा रशियन अर्थात रूसी, रूस से बन गया रूसी, स से बन गया स्पेनिश, स्पेनिश, एफ से बन गया फ्रांसीसी, फ्रांसीसी, ठीक है, फ्रांसीसी। सी से, ए से बन गया अरबी, अरबी। सी से चीनी या मंदारिन, या मंदारिन, ठीक है। और ई से बन गया इंग्लिश, इंग्लिश, ठीक है। तो कौन सी? रूसा फेस, रूस से रूसी, एस से स्पेनिश, एफ से फ्रांसीसी, ए से अरबी, सी से चीनी या मंदारिन और ई से इंग्लिश। ये तो इसकी आधिकारिक भाषा हो गई। लेकिन महत्वपूर्ण भाषा कौन कौन सी है? महत्वपूर्ण भाषा इसकी कौन कौन सी है? स्पेनिश और इंग्लिश, अर्थात कार्य किसमें होता है? इंग्लिश और स्पेनिश में, ठीक है। सबसे नवीनतम भाषा अरबी, जिसको 1973 में जोड़ा गया। कब? 1973 में, ठीक है। ये तो हो गया इसकी आधिकारिक भाषा। इसमें वीटो पावर किसके 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 पास है? 5 लोगों के पास है। वीटो पावर का मतलब अस्थायी अध्यक्ष। सुरक्षा परिषद में अस्थायी अध्यक्ष कितने हैं? 5। पहला रूस, दूसरा फ्रांस, अमेरिका, चीन और इंग्लैंड। ये तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी अध्यक्ष हो गए। और अस्थायी अध्यक्षों की कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष। भारत इसमें क्या है? भारत वर्तमान में अस्थायी अध्यक्ष है। कौन सी बार बना है? 8वीं बार, ठीक है। तो ये तो हो गया। वीटो पावर भी इन्हीं के पास है। रूसा फेस, इनकी आधिकारिक भाषा भी इसी में, इसी ट्रिक में है। रशियन, स्पेनिश, फ्रांस, अमेरिकन, अरबी, चीनी और इंग्लिश। वीटो पावर रूस, फ्रांस, अमेरिका, चीन और इंग्लैंड, ठीक है। तो आइए चलते हैं इसी के साथ हम लोग अगले पॉइंट पर। अनुच्छेद 32, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। इसमें भी आप 2 पॉइंट नोट करिएगा। अनुच्छेद 32 में है क्या? संवैधानिक उपचार। क्या है? संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार किसमें है? अनुच्छेद 32 में। इसको अंबेडकर जी ने, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा किसको कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को, ठीक है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। और उस तरह किसको संविधान की आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना, उद्देशिका, ठीक है। प्रस्तावना या उद्देशिका, उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है। संविधान की आत्मा, उद्देशिका या प्रस्तावना। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको कहा है? अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचार को, ठीक है। ये तो हम लोगों ने जान लिया। लेकिन क्या हम लोग का इससे काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। चलिए तो इसके बारे में और कुछ जानते हैं। अनुच्छेद 1, अब हम लोग कल से जो थोड़ा थोड़ा करके 2-4 करके पर डे हम लोग क्या करेंगे? अनुच्छेदों को जानेंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 में
क्या है? अनुच्छेद 1 में नोट करिएगा, संघ और उसके क्षेत्र। क्या है अनुच्छेद 1 में? संघ और उसके क्षेत्र। ठीक है, अनुच्छेद 1 संघ और उसके क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 2 में क्या है? अनुच्छेद 2 में है जिन राज्यों का अस्तित्व भारत में नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, जिन राज्यों का भारत में अस्तित्व नहीं है उनका आगमन। ठीक है ना, जिन राज्यों का भारत में अस्तित्व नहीं उनका आगमन। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा भारत है, ये हमारा कुछ इस तरह भारत है। ये हमारा भारत है। अगर इधर पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये चाइना है, इधर नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश। अगर इसमें, ये तो भारत का हिस्सा है, अगर इसके अतिरिक्त और किसी भी देश से कोई जमीन या कोई जमीन का टुकड़ा हमारे देश में मिलाया जाए तो उसको किस अनुच्छेद के तहत मिलाया जाएगा? अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 2 के तहत विदेश, जिसका हमारे देश में अस्तित्व नहीं है, जिस राज्य का हमारे देश में अस्तित्व नहीं, उसको अगर मिलाया जाए तो किसके तहत? अनुच्छेद 1 के, अनुच्छेद 2 के तहत। तो अनुच्छेद 3 में फिर क्या है? अनुच्छेद 3 में है जिसका हमारे देश में अस्तित्व है उसके नाम, सीमा, क्षेत्र इत्यादि में परिवर्तन। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा कि जून 2014 में क्या हुआ था? तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश यहाँ पर है, इसका बंटवारा हो गया यहाँ से, तो ये तेलंगाना था। ठीक है, ये हिस्सा जो है तेलंगाना का है, यहाँ पर तेलंगाना बन गया। इसको किस अनुच्छेद के तहत बंटवारा किया गया? अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 3 के तहत आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया। तो जिसका अस्तित्व है भारत में उसका अगर गठन हो तो वो किसके तहत होगा? अनुच्छेद 3 के तहत। और जिसका भारत में अस्तित्व नहीं, जैसे मान लीजिए कि कोई अन्य देश से, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार या किसी भी अन्य देश से भारत में अगर उसको शामिल किया जाएगा उसको अनुच्छेद 2 के तहत शामिल किया जाएगा। ठीक है, और अनुच्छेद 3 में जो सीमा, क्षेत्र, नाम और उसके अन्य चीजों में परिवर्तन किया जाएगा उसको साधारण बहुमत से परिवर्तन किया जाएगा। ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा, किस बहुमत से संशोधन हो सकता है? साधारण बहुमत से। और अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया परिवर्तन नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, अनुच्छेद 4 में एक ही बात कही गई कि अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया परिवर्तन नहीं माना जाएगा। तो रिवाइज कर लें, अनुच्छेद 1 में संघ और उसका क्षेत्र। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, भारत यानी इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट। क्या है? भारत यानी इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात संघ और उसका क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में जिसका अस्तित्व नहीं है उस राज्यों का भारत में मिलाने पर अनुच्छेद 2 में संशोधन करना होगा। ठीक है, किसके तहत होगा? अनुच्छेद 2 के तहत वो शामिल होगा। अनुच्छेद 3 के तहत जिसका अस्तित्व है उसके नाम, सीमा, क्षेत्र में साधारण बहुमत से अगर संशोधन करना है तो किसके तहत होगा? अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, और अनुच्छेद 4 में 2 और 3 में किया गया संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अंबेडकर जी इसको क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा। और वास्तव में किसको कहा जाता है? उद्देशिका को। ठीक है, तो आइए चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो माजुली द्वीप किस नदी पर है? ये रहा असम। ठीक है, यहाँ पर असम है, यहाँ पर असम, यहाँ से ब्रह्मपुत्री नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्री नदी निकलती है, वो आती है अरुणाचल से। यांग्याप दर्रा यहीं पर है। कौन सा? यांग्याप दर्रा है, यहाँ से एंट्री करती है, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम पहुंचती है। असम में एक द्वीप है छोटा सा जिसका नाम है माजुली द्वीप। एकमात्र नदी द्वीप, इसको भी नोट करें, एकमात्र नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्री नदी पर।
ब्रह्मपुत्री नदी पर। ठीक है, ब्रह्मपुत्री नदी पर क्या है, एकमात्र नदी द्वीप है। कहाँ पर है, वो भी असम में। ठीक है, तो हम लोगों ने अब तक आज के सेशन में बहुत कुछ जाना। कल से हम लोग क्या करेंगे, अनुच्छेदों के कुछ अनुच्छेद के बारे में जानेंगे। और हाँ, हम लोग एक चीज और करेंगे, हम लोगों ने जनवरी का रिवीजन किया था। जनवरी के माह के महत्वपूर्ण दिवस, तो चलिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 12 जनवरी युवा दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 24 जनवरी बालिका दिवस, 25 जनवरी मतदाता दिवस और उसके बाद 30 जनवरी शहीद दिवस। ये तो जनवरी का हो गया। फरवरी, ठीक है, फरवरी में 2 फरवरी आर्द्रता दिवस या रामसर साइट। ठीक है, जो रामसर साइट में शामिल थे उसको क्या कहते हैं, आर्द्रता। ठीक है, आर्द्रता दिवस 2 फरवरी। 28 फरवरी विज्ञान दिवस, 28 फरवरी विज्ञान दिवस। चलिए, हम लोगों ने अब जनवरी और फरवरी का रिवाइज कर लिया। अगले दिन हम लोग मार्च के महीने का रिवीजन करेंगे। तो आप लोग ध्यान से प्रत्येक पॉइंट को नोट करिएगा और उसको रिवाइज करिएगा। हम लोग को ज्ञान लेने से मतलब नहीं, हम लोग को ज्ञान बस उतना चाहिए जितने से हमको जॉब मिल जाए। ठीक है, जॉब मिल जाए, हमारे माँ बाप के सपने पूरे हो जाएं, हम अपने सपनों पे खरे उतरे, माँ बाप के सपनों पे खरे उतरें। इसी के साथ मैं आपसे फिर से वही कहूँगा कि सपने आपके हैं, आपके सपने आपके माँ बाप के सपने हैं। उसको पूरा करने के लिए कोई फरिश्ता नहीं आएगा, उसको पूरा करने के लिए कोई फरिश्ता नहीं आएगा। इसीलिए सपने आपके हैं तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। तो मेहनत करिए जी जान से और ये सोच के करिए कि इसके बाद आपको कभी भी पढ़ाई नहीं करनी है। इसी के साथ मैं आपसे यही कहूँगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर उन्हीं को करें जो केवल एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।